नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में मिलती है आपको यहां पर फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए लाइव सीरीज। जी हां, आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हर रोज की तरह हम एक और सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान जो पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ था, और ये एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, और पीटीआई थर्ड ग्रेड। जी हाँ, पीटीआई थर्ड ग्रेड का जो सेकंड पेपर है, जो आपका सब्जेक्ट का स्पेसिफिक पेपर होता है, ये हम लेकर हाजिर हो गए हैं। और यहाँ पर सारी की सारी जो आपको क्वेश्चंस की डिटेल है, वो अकॉर्डिंग टू राजस्थान बोर्ड आंसर की के हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कुछ साथी यहाँ पर कंप्लेंट करते हैं कि मुझे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो भाई उन सभी को मैं बता दूं कि ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर लीजिए। तो कई बार होता ये है कि आप कितने सक्रिय हैं, कितने एक्टिव हैं चैनल पर, तो उसके हिसाब से भी जो यूट्यूब है वो आपको नोटिफिकेशन भेजता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की, और यहाँ पर करते हैं ये आपके 130 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज शीतकारी। जी हाँ, शीतकारी क्या है? तो यहाँ पर शीतकारी, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, और शीतकारी में आपका जो यहाँ पर राइट रहेगा ये हो जाएगा आपका प्राणायाम। जी हाँ, जो शीतकारी है ये प्राणायाम है, और प्राणायाम के अंदर आपका जो जैसे कि आपका शीतकारी है, शीतली है, भ्रामरी है, ठीक है, आपका पलवनी है, उज्जयिनी है। ठीक है, तो ये सभी आपके शीतकार आपके प्राणायाम के अंदर आते हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो आपका यम है, नियम है, आसन है, ये अष्टांग योग के ही पार्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑर्गेनाइज्ड कैंपिंग इन इंडिया इज मॉडल्ड इन द ऑन द। ठीक है, भारत में जो संगठित शिविर है ये प्रतिरूपित है, किसका प्रतिरूपित है आपसे पूछा गया है। तो ये वेस्टर्न कल्चर है, मींस वेस्टर्न से निकल गया है, तो वेस्टर्न एग्जाम्पल इसको कहा जाएगा, पश्चिमी उदाहरण इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था बोर्ड के द्वारा, तो ये था कि आपका डूइंग थिंग, मेकिंग थिंग, एक्वायरिंग थिंग्स एंड लर्निंग इंक्लूड्स आर। सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना और कार्यों को ग्रहण करना इनमें से सम्मिलित है। तो ये किसके अंदर सम्मिलित होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है ये है कि मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण या फिर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो ये है आपके, जी हाँ, 8 चरण, मीन्स इसको कहेंगे आप अष्टांग योग, जिसके अंदर आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपकी रहती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा आप सभी कि जो अष्टांग योग की जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यम के अंदर कितने पार्ट हैं, ठीक है, जो आपके महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। ठीक है, तो इसमें जो अलग अलग जितने भी योग के कह सकते हैं कि जो फिलोसफर है, उन्होंने भी अलग अलग अवधारणाएं बताई है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे ये कि द मोस्ट सुटेबल योगा फॉर मेडिटेशन। जी हाँ, एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग कौन सा माना गया है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए हैं, और राइट आंसर जो इसका बनेगा ये रहेगा आपका राजयोग। ठीक है, एकाग्रता के लिए आपका राजयोग है, सबसे बेटर माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था आपसे ये, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में है कि भारतीय योग संस्थान निम्न शहर में स्थित है। तो देखिए, योग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। और भाई एक चीज़ बता दूं कि आप जो क्लास 12th में, 11th के अंदर, 9th 10th के अंदर जो अपने यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन है, उसके अंदर योग का बहुत ही, एक कह सकते हैं कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पर दी गई है। ठीक है, मेनली वहाँ पर जो आसन है और जो आपके डेली लाइफस्टाइल डिजीज़ है, उनसे रिलेटेड आपका यहाँ पर आपसे योगासन के बारे में बात की गई है। लेकिन जो डिटेल्ड आपको मिलेगी वो योग सूत्र है, या फिर कह सकते हैं कि जो अच्छी बुक्स है वहीं से आप योग को पढ़िएगा, काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। चलिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ले लेते हैं। तो राइट आंसर है इसका नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, भारतीय योग संस्थान है, तो ये आपका नई दिल्ली के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द सक्सेस ऑफ ए कैंप डिपेंड्स ऑन द केयरफुल
सिलेक्शंस ऑफ, ये बोला कि शिविर की सफलता सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है। किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, प्रबंधक पे है, कर्मचारी पे है, विद्यार्थी पे है, या फिर नायक पे है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन किया गया था। तो इस क्वेश्चंस को मैं आप सभी को बता दूं कि ये क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड है उसने इसको डिलीट कर दिया था। ठीक है, डिलीट, डिलीट का मतलब है कि यहाँ पर इसकी सबको ग्रेस मार्क मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हुज सेज, प्राणियों में संरक्षण की, चलिए एक बार मैं मार्कर ले लेता हूँ, प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि और विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कथन किसने कहा है? क्वेश्चन आपसे ये किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा मैकडूगल। ठीक है, तो मैकडूगल का ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि नेशनल पार्क सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द, ठीक है, तो चलिए भाई मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ता रहूँगा। ठीक है, ज़्यादा ईजी रहेगा, और इंग्लिश में है तो दोनों ही वर्जन आपके पास में अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू लर्न हिंदी सो यू कैन चूज हिंदी, एंड इफ़ यू वांट टू जस्ट गो विद द इंग्लिश सो चूज योर इंग्लिश। ओके, तो चलिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की गई है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर रहेगा ये है आपका सरकारी निकाय। ठीक है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वही इसको करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। तो किस में सम्मिलित करना चाहिए ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो यहाँ पर राइट रहेगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट है, रुचियाँ हैं, उन्हीं को यहाँ पर शामिल करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही इनको कह सकते हैं कि जूम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ योगा। ठीक है, योग के फादर के रूप में किसको माना जाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर जो आपका बनेगा ये रहेगा ऑप्शन डी, महर्षि पतंजलि को फादर ऑफ योगा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि ईजी रहेगा आपको देखने में, क्योंकि वॉइस क्लियरिटी और जो इमेज क्वालिटी है वो यहाँ पर बेटर होनी चाहिए आप सभी के लिए। द रिक्रिएशनल मूवमेंट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, रिक्रिएशनल या फिर मनोरंजन आंदोलन है, इसकी शुरुआत है किसने की है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, और इसमें से जो राइट आंसर बनेगा ये है प्रोफेसर जीडी सोंधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि हु डिक्लेयर्ड रिक्रिएशन एज ए मैटर ऑफ इमोशंस बट नॉट इमोशंस। ठीक है, किसने कहा है कि मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का है? तो ये कहा हुआ है आपके ऑप्शन बी। ठीक है, जोसेफ ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है स्क्रीन पर 14 नंबर, सरप्लस एनर्जी थ्योरी है ये किसकी दी हुई है? तो भाई बहुत ही इजी रहेगा मेरे हिसाब से, तो ये क्वेश्चन सभी के लिए इजी होगा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ये दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, आप भी यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि फटाफट से अपना जो राइट आंसर है वो चूज़ करें, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि मेरी आपकी मेरी का मतलब है कि आपकी तैयारी है वो कैसे चल रही है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ले लेते हैं। तो राइट आंसर इसमें रहेगा खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करना। ठीक है, रिक्रिएशन, देखिए दो वर्ड से बना हुआ है, री और क्रिएशन। ठीक है, री मीन्स दोबारा से, और क्रिएशन मीन्स किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन से शारीरिक क्षमता घटकों को योग आसनों द्वारा अच्छे से विकसित किया जा सकता है? ठीक है, मीन्स योग के द्वारा। आप देखिए योग के द्वारा तो आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, ये है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है आपसे ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्रोग्राम इन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कैंप फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए कौन सा यहाँ पर कार्यक्रम है वो शिविर का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा कैंप फायर। ठीक है, तो कैंप फायर होना ज़रूरी है, यही कैंप का कह सकते हैं कि मेन मोटिव और मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर किया गया है कि सामुदायिक मनोरंजन का जामीनदार होता है। ठीक है, कम्युनिटी रिक्रिएशन इज स्पॉन्सर्ड। ठीक है, तो किसके द्वारा यहाँ पर स्पॉन्सर्ड की जाती है? तो यहाँ पर जो कम्युनिटी रिक्रिएशन है ये आपका किया जाता है गांव, कस्बे और शहर में जो अपने आवासीय के लिए। ठीक है, मीन्स आप गांव के अंदर रह रहे हैं, टाउन के अंदर रह रहे हैं, सिटीज़ के अंदर रह रहे हैं, तो जो वहाँ पर रेजिडेंशियल्स हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर जो सामुदायिक मनोरंजन है वो रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए 19 नंबर ले लेते हैं, और कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो आपको पूरा विजिबल रहे। क्वेश्चन है कि
बच्चों में खराब अंग विन्यास, ठीक है, मीन्स जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ आती है उसका रीज़न क्या है। क्योंकि कई बार देखिए आपकी जो एक्टिविटीज़ रहती है वो ऐसी होती है कि जिसकी वजह से पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ आती है। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ को समझना जरूरी है। देखिए पोस्चर से रिलेटेड जितनी भी आपकी, ठीक है, मान लीजिए आपका सीटिंग है, स्टैंडिंग है, ठीक है, आपको खड़ा होने में किस तरह प्रॉब्लम होती है, तो जो आपके पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ होती है इसी के बारे में यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में बात की गई है। तो इसमें राइट रहेगा कुपोषण के द्वारा, ठीक है। तो मेलन न्यूट्रिशन है ये बच्चों के अंदर, ठीक है, बच्चों की बात की गई है, ठीक है। तो मेन है कि आप बच्चों को कैसा भोजन दे रहे हैं, ठीक है। सहायक गतिविधि है तो देखिए आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। सख्त कपड़े पहनना है तो ये आपकी बॉडी के ऊपर देखिए ये भी वैसे एक तरह से इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन बच्चों की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो पुअर पोस्चर का वजह है कि उनके अंदर कुपोषण है, ठीक है, जिससे उनकी जो बॉडी की जो एफिशिएंसी है वो कम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो स्वास्थ्यता को प्रभावित नहीं करता। तो स्वास्थ्यता को प्रभावित आपकी जो पढ़ाई और लिखाई है ये नहीं करती, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है कि सुटेबल एग्जांपल्स फॉर हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट जो होता है कब्जेदार जोड़ इसको कहा जाता है, तो इसका कौन सा एग्जांपल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो हिंज जॉइंट देखिए आपका कौन सा होता है, तो यहाँ पर देखिए कोहनी का जोड़ और टखने का जोड़, ठीक है। टखने का तो एक मिनट भाई, एंकल, एंकल नहीं है, ठीक है। तो नी अगर लिखा होता तो आपका हो जाता, ठीक है, याद रखिएगा। एक तो आपका घुटने का जो जोड़ है, ठीक है, या फिर इसको कहिएगा नी, ठीक है, नी जॉइंट और आपका एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो ये आपके रहते हैं दो ऐसे जॉइंट्स जो आपके कौन से एग्जांपल हैं, हिंज जॉइंट के एग्जांपल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको मिल रहा है कोहनी का जोड़, तो एल्बो जॉइंट है ये आपका हिंज जॉइंट का एग्जांपल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कौन सा है, तो दूसरा गति का नियम रहता है आपका त्वरण का नियम, या फिर जिसको आप लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ एज फाइंड आउट बाय एक्सरेज, ठीक है। तो एक्सरे के द्वारा कौन सी एज का आप पता लगा सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो एक्सरे के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो एनाटॉमिकल एज है, ठीक है, तो इसका आप पता लगा सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं कि जो शरीर संरचनात्मक आयु है इसका आप पता लगा सकते हैं कि। और देखिए शरीर संरचनात्मक आयु का मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी है किस एज के अकॉर्डिंग आपकी दिख रही है, ठीक है, तो उसी का आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर आपका आ गया 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि सोशियोलॉजिस्ट कंसिडर्ड स्पोर्ट्स एज, ठीक है, तो समाजशास्त्री खेल को मानते हैं, तो कैसा मानते हैं खेल को, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक घटना के रूप में इसको देखा जाता है, सोशियो कल्चर फेनोमेनन के तौर पे देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है द एनाटोमिकल नेम ऑफ द चेस्ट बोन इज, एनाटॉमिकल पूछा गया है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो साइंस की, ठीक है, मेडिकल टर्म के अंदर जो वक्स की आपकी, ठीक है, अस्थि होती है, ठीक है, हड्डी है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है स्टर्नम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा स्टर्नम। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन विमेन मेक्स देयर मूवमेंट्स, ये बोल रहा है कि जो महिलाओं के अंदर निम्न या फिर केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण उनकी गति को क्या बनाता है। तो यहाँ पर देखिए विमेंस की बात की गई है मेनली, ठीक है, विमेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो विमेंस के अंदर जो ग्रेविटी है तो ये बहुत ही क्या करता है, उस मूवमेंट को स्टेबल बना देता है, क्योंकि विमेंस का जो कह सकते हैं, देखिए कई बार ना बॉडी की जो हमें कह सकते हैं कि जो उसका शेप है, साइज है, उसी के आधार पर हमें बॉडी के स्ट्रक्चर की भी स्टडी करनी पड़ती है। मेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है ये वी शेप रहता है, वी शेप मीन्स जो कंधे हैं वो चौड़े रहेंगे, ठीक है, कंधे चौड़े रहते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा वो पतला होता चला जाएगा। और जो वीमेंस का रहता है, वीमेंस का ए शेप में आपका बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, मीन्स जो शोल्डर है ये थोड़े से नैरो रहते हैं, लेकिन जो हिप वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा भारी रहेगा, ठीक है। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो हिप है और जो थाइज है यहाँ पे उनको फैट है या फिर जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, देखिए भगवान की देन ही ऐसी है कि जो नीचे वाला जो लोअर पोर्शन है वीमेंस के अंदर थोड़ा सा भारी रहेगा, और मेंस के अंदर जो ऊपर वाला मीन्स जो चेस्ट वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा भारी रहता है। तो इस वजह से अगर हम मेंस और वीमेंस के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो जो उनका सेंटर
सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, जिसको COG हम कहते हैं, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है विमेंस की नीचे की तरफ होती है, और आप सभी को पता है कि अगर कोई भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जितना, ठीक है, वो जितना बेस के नज़दीक रहेगी उतना ही आपका जो बॉडी या फिर कह सकते हैं कोई भी मूवमेंट्स है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में रहती है, ठीक है। इसको भी एक दिन करूँगा कोशिश कि आप सभी के लिए वीडियोज़ लेके आ जाए और लाइव आपको बताया जाए इस चीज़ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 ले लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो श्वेत मांसपेशीय तंतुक कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर रहते हैं। व्हाइट मसल्स फाइबर्स आर बेटर अडोप्ट टू परफॉर्म, ठीक है। तो व्हाइट जो मसल्स फाइबर है वो कौन सा आपका एक्शन है परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, ठीक है। तो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए है ये आपका यूज़ की जाती है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 28 नंबर, और क्वेश्चन में है कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या रहती है। तो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता यहाँ पर पूछा गया है, तो शारीरिक शिक्षा की जो आवश्यकता है मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन करवा भी दिया है, तो ये लोगों के जो आम स्वास्थ्य का जो सुधार है उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है इसके लिए अपना ये यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। वो 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चंस के बारे में कई लोगों ने, ठीक, साथियों ने, कई फैमिली मेंबर्स ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड ने राइट माना है विलियम वुंट, ठीक है। तो भाई मैं भी बोलता हूँ कि यहाँ पे विलियम वुंट है वो राइट रहेगा, ठीक है, साइकोलॉजी। लेकिन मैंने एक जगह पे बताया है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स भाई वहाँ पर देखिए अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को अगर पढ़ा होगा तो मनोविज्ञान के आगे लिखा हुआ है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान की जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पर फादर ऑफ कौन माने गए हैं, यहाँ पर रहेंगे विलियम जेम्स, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के लिए भाई मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपने उसको किस तरीके से पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच लॉ ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। तो देखिए सीखने का या फिर ये कह सकते हैं कि जो संतुष्टि का नियम है जहाँ पर आप संतुष्ट हो जाए, मीन्स ये कार्य किया तो उसका नेगेटिव या फिर पॉजिटिव कहीं ना कोई प्रभाव तो रहता है। तो अगर हम प्रभाव की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। मीन्स इसका प्रभाव कैसा रहेगा। अब देखिए अगर अच्छा प्रभाव है तो आप पॉजिटिव उस काम को लेते हैं, और अगर नेगेटिव है तो आप उस काम को या तो करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशंस और इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच एज इज डिटेक्टेड थ्रू फिजियोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। जो आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है या फिर जो मनोवैज्ञानिक टेस्ट लिए जाते हैं तो उससे आप कौन सी आयु का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान का हमने बात किया है, तो मनोविज्ञान का आप सभी को पता है कि व्यवहार से है, ठीक है, उसको कितना आता है कितना नहीं आता है, तो ये सारे के सारे बुद्धि से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि ये मेंटल एज को चेक करने के लिए, साइकोलॉजिकल कंडीशंस आपकी कैसी उसको चेक करने के लिए आपका ये टेस्ट लिया जाता है, तो मेंटल एज का हम पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 32 नंबर, और क्वेश्चन में पूछा कि शारीरिक संरचनात्मक विकृति में कुबड़ या फिर गोल पीठ, ठीक है, डिफॉल्ट कौन सी है भाई, हंच बैक किसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको कहा जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है, काइफोसिस कहा जाता है हंचबैक को, ठीक है। काइफोसिस आप इसको कह सकते हैं, कुबड़ आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, कई बार इसको पीजन चेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 30 नंबर, और इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी शर्त सीखने के पठार की घटना का कारण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट ए कॉज फॉर द एक्योरेंस ऑफ प्लेटिव इन लर्निंग। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा शारीरिक सीमा, ठीक है। तो जो फिजिकल लिमिट है, फिजियोलॉजिकल जो लिमिट्स है, इसमें आपका कह सकते हैं कि जो लर्निंग का पठार है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 34 नंबर, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड्स डिफाइंड बाय। सीखना आदत ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये परिभाषा किसने दी हुई है। तो ये परिभाषा रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी, क्रो एंड क्रो की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांसपेशियों के किसी कार्य के दौरान उस संकुचन को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता,
केवल तनाव उत्पन्न होता है, मीन्स उसके अंदर टेंशन उत्पन्न हो जाएगी। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस इफ देयर इज नो चेंज इन लेंथ, अब देखिए लेंथ जहां पर चेंज नहीं हो रही है तो वो रहेगी आपकी आइसोमेट्रिक, ठीक है, तो आइसोमेट्रिक कहेंगे। अब देखिए जो आइसो है, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, मीन्स उसके अंदर कोई भी चेंज ना हो, ठीक है, मीन्स सेम का मतलब है समान रहे, और मैट्रिक का मतलब होता है लेंथ से, ठीक है। टोनिक जहां पर वर्ड आ गया मीन्स वहां पर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी या फिर जो उसके अंदर लचीलापन है उससे बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मीन्स ये कह सकते हैं टोनिक का मतलब ये कह सकते हैं कि जो रेंज होती है, ठीक है, जॉइंट्स की, उसकी भी बात होती है। और सेम का मतलब है यहाँ पर समान, ठीक है, मीन्स यहाँ पर अगर आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं और वो गति आपकी समान अवस्था के अंदर चलती रहती है, जैसे कि आप डंबल्स लगाते हैं, ठीक है, रोड के साथ में करते हैं, पुशअप लगाते हैं, तो उसमें आपकी जो गति है वो सेम रहती है, तो इसमें आइसोटोनिक इसको कहा जाएगा। आइसोकाइनेटिक जहां पर आ गया ना, तो आइसोकाइनेटिक का मतलब होता है आपको वो एक्सरसाइजेज जो आपकी आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक इन दोनों का मिक्सेस होती है। तो जितनी भी आपकी मशीन्स एक्सरसाइजेज होती हैं वो सारी की सारी बेस्ड होती है आपकी आइसोकाइनेटिक, ठीक है। जैसे कि आप रिवर राफ्टिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, आप बेंच प्रेस, सॉरी, आपने देखा भी होगा आपकी ट्रेडमिल्स है या फिर और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज है जिसके अंदर आप आइसोटोनिक को देखते हैं, ठीक है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, इस टाइप ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, टू whom does the credit for inventing the two factors theory in intelligence। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है इसके विकास का श्रेय किसको जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 और इसका राइट आंसर रहेगा स्पीयरमैन, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंड बाय। भाई एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अभी देखिए आपने क्वेश्चंस देखे हैं तो साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे अब की बार क्वेश्चंस दिए गए हैं, और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को, जी हाँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है 2018 का, और अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं 2011 का जो पेपर है या फिर जो 2013 के जो अंदर आपका एग्जाम पूछा गया था, तो भाई उसका आप ये कह सकते हैं बिल्कुल ही अपोजिट है। 2011 में बहुत ईजी पेपर रहा था, ठीक है, 2013 के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया गया है, और 2018 के अंदर तो भाई डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा और इसमें बढ़ा दिया गया। तो मीन्स आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा देखिए डिफिकल्टी लेवल का मतलब ये है कि जैसे जैसे माइंड सेट होता चला जाता है तो ठीक है उसी के अकॉर्डिंग है, या फिर ये कह सकते हैं कि आजकल की जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई हो गई है, या फिर इसमें कह सकते हैं कि आपके पास में इतने सोर्सेज रहते हैं कि आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ रोल ये भी रहता है कि आजकल का जो मटेरियल है वो किस तरह का आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। एकेडमीज वगैरह में कैसे तैयारी हो रही है, ठीक है, आपके पास में वेज ऑफ टीचिंग क्या है, ठीक है, वेज ऑफ लर्निंग क्या है, तो उन्हीं के हिसाब से भी पेपर है, ठीक है, बोर्ड माइंड सेट करके अपना फिर एक पेपर को तैयार करता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि सीखने की अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और राइट रहेगा यहाँ पर कॉलर, और कॉलर के मैंने आपको बताया था कि एक कैनरी द्वीप, कौन सा भाई, कैनरी द्वीप के ऊपर, ठीक है, सुल्तान नाम का, कौन सा भाई, सुल्तान नाम का, देखिए क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर, ठीक है, 1913 से लेकर और 1916 तक, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर कैनरी द्वीप पर, ठीक है, कॉलर ने चिंपांजी नामक जो चिंपांजी था सुल्तान नाम का उस पर प्रयोग किए थे, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फादर ऑफ नेचुरलिज्म किसको कहा जाता है। तो भाई फिलोसफी से रिलेटेड यहाँ पर कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ नेचुरलिज्म, ठीक है, प्रकृतिवाद के जो जनक है किसको माना गया है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन आपका बी, ठीक है, रूसो को माना गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा अभी 39 नंबर, ठीक है। तो 39 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसको समझने की भी आपको ज़रूरत रहेगी। तो आंसर ले लेते हैं एक बार, पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समस्त सीखों का प्रयोग करना, यूज ऑफ ऑल लर्निंग फ्रॉम ओल्ड सिचुएशंस टू ए न्यू सिचुएशन। अब इस चीज़ को आप समझिए, ये बोला कि स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब है कि आपने पहले क्या सीखा और जो अब आप स्किल सीख रहे हैं उसमें उन पुरानी सीखी हुई चीज़ों का कितना रोल रहेगा। सपोज कीजिए कि आपने टेबल टेनिस सीखा हुआ है, ठीक है, तो आपका बैडमिंटन में क्या रोल रहेगा, आपने बैडमिंटन सीखा हुआ है तो आपका टेनिस में क्या रोल रहेगा, आपने हैंडबॉल सीखी हुई है तो बास्केटबॉल में सिमिलर चीज़ें आपको क्या मिल रही है, आपने बास्केटबॉल खेला हुआ है तो आपको नेटबॉल में सीखने में क्या कठिनाई फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो लर्निंग के जो आप कह सकते हैं जो स्थानांतरण है ये 3 तरह का होता है। एक तो होता है आपका जीरो, मीन्स उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, एक होता है फिर आपका नेगेटिव,
और एक होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 3 स्थानांतरण इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन में पूछा गया आपसे रेनफोर्समेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। उत्प्रेरणा का पुनर्बलन का मत है किसने दिया है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसका जो राइट आंसर रहेगा ये है स्किनर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है आपसे ये, द एसेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स लाइज इन। व्यावसायिक नैतिकता का सत्व या फिर सार निहित रहता है, तो किस में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोफेशन से रिलेटेड बात की गई है, बिजनेस से रिलेटेड बात की गई है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये है आपका ऑप्शन सी। कौन सा भाई, ऑप्शन सी। व्यवसाय के प्रति कितना समर्पण है, कमिटमेंट ऑफ योर प्रोफेशंस। इफ यू हैव पॉजिटिव देन यू कैन गेट द पॉजिटिव एथिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है 42 नंबर, विच इज नोट द कंपोनेंट्स ऑफ एक्टोमार्फ बॉडी बिल्ड। अब देखिए एक्टोमार्फ, मेसोमार्फ, एंडोमार्फ, ठीक है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, और शेल्डन का क्लासिफिकेशन है, जंग का क्लासिफिकेशन है, क्रेशमर का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और इसके साथ में क्रेशमर के क्लासिफिकेशन के साथ में हिप्पोक्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन मैंने पर्सनैलिटी से रिलेटेड जहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं वहाँ पर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आपको वहाँ से मैं गारंटी देता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक्टोमार्फ, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको क्लासीफाइड करने की कोशिश करूंगा। देखिए ये क्लासिफिकेशन किया है शेल्डन ने, और शेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो सोमैटोटाइप के बिहाफ पे किया। और सोमैटोटाइप में आप कुछ इस तरह की एक आकृति देखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर एक कुछ इस तरह का आपको डिजाइन मिला, मतलब बनाया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जो एंडोमार्फ होता है उसके अंदर रहेगी आपकी 711। ठीक है, जो एक्सट्रीम मेसोमार्फ है उसके अंदर होती है 171। ठीक है, और जो आपका एक्सट्रीम एक्टोमार्फ होता है उसके लिए रहेगी आपकी 117। तो ये इसमें सोमैटोटाइप के अकॉर्डिंग बनाए गए। तो जो एंडोमार्फ होते हैं वो गोल मटोल होते हैं। ठीक है, छोटे हाइट के, गोल मटोल और हंसमुख स्वभाव के रहते हैं। ठीक है, जो मेसोमार्फ है एथलेटिक बॉडी, मस्कुलर बॉडी रहती है, और जो भी काम करते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ में करते हैं और उस काम को फिनिश भी अच्छा से करते हैं। जो एक्टोमार्फ है हाइट अच्छी होती है, ठीक है, और हाइट अच्छी होने के साथ में ये इंट्रोवर्ट रहते हैं। ठीक है, जंग का क्लासिफिकेशन है जिसमें इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात की गई है, तो ठीक वहाँ पर ये कह सकते हैं ये हाइट इनकी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अगर ये मोटा होने बीच की भी कोशिश करेंगे तो मोटे जल्दी से नहीं हो पाते। तो इसके हिसाब से देखिए अब यहाँ पर आप थोड़ा सा क्लासिफाई कर पाएंगे मेरे हिसाब से, तो कि यहाँ पर देखिए मेन एक्टोमार्फ की यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें बताई गई है। अब देखिए मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा मजबूत और लंबी गर्दन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी गर्दन है वो लंबी मिलेगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग नेक इनकी मिलती है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चंस की जो मेरे पास में पीडीएफ अवेलेबल है वो कुछ इस तरह की है, जिसके अंदर मुझे बार बार स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही एक हमारा मोटिवेशन है। जैसे आपकी मोटिवेशंस रहती है, कई बार कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपकी जो आवाज़ है उसकी वजह से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है, तो भाई मेरा वो मोटिवेशन आपकी शेयरिंग, ठीक है, आपका सब्सक्राइब करना और हमारा फैमिली से जुड़ना है, वही मेरा मोटिवेशन रहता है। ठीक है, और आपका मोटिवेशन क्या तो वो भी मुझे आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पूछा गया कि जब कोई जोड़ गति करता है तथा इस दौरान उस जोड़ की 2 हड्डियों के बीच, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, 2 हड्डियों के बीच कोण बढ़ जाता है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है। अब देखिए ये एक हड्डी हो गई है और एक ये हड्डी हो गई है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर इनके बीच का जो कोण है, ठीक है, जो ये बीच वाला कोण है अगर ये बढ़ जाए और हड्डी ऐसे सीधी हो जाए तो मीन्स कोण बढ़ा। अब जब कोण बढ़ रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, इसको फ्लेक्शन कहा जाएगा, रोटेशन कहा जाएगा, प्रोनेशन कहा जाएगा, एक्सटेंशन कहा जाएगा। क्वेश्चन में ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई और मेरी कोशिश है कि मैं डिफाइन भी करता चलूँ। तो इसको क्या कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे, विस्तार इसको कहा जाएगा। ठीक है, विस्तार या फिर एक्सटेंशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है। उपलब्धि प्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन किस चीज़ से रिलेट करेगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया। और सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पर अचीवमेंट है तो इट मीन्स ये बात कर रहा है कि व्यक्ति की आवश्यकता से, नीड ऑफ द पर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किनेसियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और किनेसियोलॉजी और खेल बायोमैकेनिक्स एक दूसरे से निम्नलिखित रूप से संबंधित है। तो किस तरह से इनके बीच में क्या संबंध है उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो इसमें राइट ऑप्शन बनेगा आपका खेल बायोमैकेनिक्स
किन्जियोलॉजी का विशिष्ट भाग है। ठीक है, खेल बायोमैकेनिक्स समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है इज ए स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ किन्जियोलॉजी। मीन्स इसको आप ऐसे समझा सकते हैं कि ये अगर किन्जियोलॉजी है, ठीक है, लॉजिकली और रीजनिंग के हिसाब से आप इसको समझिएगा, अगर ये यहाँ पर हमने किन्जियोलॉजी सर्कल को बनाया है तो ये जो बॉक्स है ये आपका एक स्पेशलाइज्ड एरिया हो गया है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, न्यूटन्स के लॉ है, ठीक है, या फिर और जो सारी चीज़ें, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि किन्जियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट डिसिप्लिन इसको डील किया जाता है, और जो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है इट्स अ पार्ट ऑफ किन्जियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कोशिश करेंगे बढ़ने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चंस तो यहाँ पर 130 है, लेकिन इनकी जो एक्सप्लेनेशंस अगर आपने थोड़ी बहुत भी समझ ली और थोड़ी बहुत मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया तो आपके लिए क्वेश्चंस है ना कम से कम 300 से 350 क्वेश्चंस बन जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। अब ये बोल रहा है कि आपका कौन सा ऐसा लीवर का टाइप है जिसके अंदर फोर्स इज इन बिटवीन वेट एंड फलक्रम। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, एक तरफ भार है, ठीक है, और दूसरी तरफ है आपका क्या, आधार। ठीक है, फलक्रम मीन्स इसको आप एक्सिस भी बोल सकते हैं, धुरी आप इसको बोल लीजिएगा। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि हिंदी में जो मेरे भाई बहन है वो समझ ले। अब ये बोल रहा है कि एक तरफ तो भार है, दूसरी तरफ आपकी धुरी है, और इनके बीच में, ठीक है, यहाँ पर, अब इसके बीच में यहाँ पर आपका क्या चीज़ लग रही है, ये बोला कि यहाँ पर आप फोर्स को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये धुरी मीन्स यहाँ पर कोई भी आप चीज़ है वो कर पाएंगे, और ये वाला जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका कौन सा लीवर का टाइप हो गया है। तो ये आपसे लीवर का मतलब है उत्तोलक। ठीक है भाई, इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये आपका थर्ड टाइप का लीवर रहता है। अब इसका एग्जाम्पल सीधा सा मैं दे देता हूँ, आपके अपने घरों के अंदर, रसोई के अंदर, ठीक है, गैस चूल्हे के पास में वो चीज़ आपकी ज़रूर यूज़ की जाती है। तो वो होता है कुछ इस तरह का आपका एक चिमटा टाइप। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एक्सिस, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे देखिए आपने रोटी पकड़ी है या फिर कोई आग का टुकड़ा पकड़ा है, तो आप इसको क्या करते हैं, पकड़ने के लिए मीन्स इसको आप कैच करने के लिए यहाँ पर आप अपनी फोर्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपनी फोर्स लगाएंगे। तो ये जो इस तरह का लीवर है ये आपका थर्ड टाइप का लीवर एग्जाम्पल काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई जो कोशिश मैं कर रहा हूँ आप समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन हमारे पास में अच्छे हैं और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसने ब्लूम व उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों पर उपयुक्त माना है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये यहाँ पर H.M. बैरो, ठीक है, और H.M. बैरो कौन है, ये हेरोल्ड या फिर इसको हेरोल्ड एम बैरो या फिर H.M. बैरो, और ये H.M. बैरो वही व्यक्ति है जिसने आपका एक टेस्ट बनाया हुआ, ठीक है, जिसको बैरो मोटर फिटनेस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सा भाई, बैरो मोटर फिटनेस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर 3 बैटरीज इन्होंने शामिल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है। तो भाई मानव की सांस्कृतिक धरोहर जो माना गया है बोर्ड के अकॉर्डिंग जो राइट है ये है खेल। ठीक है, तो ये मानव की सांस्कृतिक धरोहर है, मीन्स हमारे कल्चर के अंदर ही है कि हम गेम खेलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है द एंगल ऑफ लैंडिंग सेक्टर ऑफ शॉर्ट पुट। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक चीज़ आपको समझा दूंगा। क्या, ये आपका लैंड हो गया 34.92 डिग्री एंगल। अब देखिए ये आपका हैमर थ्रो का है, ठीक है, और ये चलिए थोड़ा सा मैं इसको कह सकते हैं कि इंक्रीज करके ये बता देता हूँ, ये डिस्कस थ्रो का। ठीक है, तो भाई ये अंदर वाला किसके लिए है, शॉर्ट पुट के लिए है, और हैमर थ्रो के लिए। ये बाहर जो वाला जो सर्कल लगाया है ये मैंने लगाया किसके लिए, ध्यान से सुनना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो मैंने सर्कल लगाया है ये है आपका किसके लिए, डिस्कस थ्रो के लिए। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये डिस्कस थ्रो के लिए, ये शॉर्ट पुट और हैमर थ्रो के लिए। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि इन तीनों का जो आपका एंगल बनेगा किसका भाई, जो थ्रोइंग सेक्टर बनेगा, ये जो थ्रोइंग सेक्टर का आपका कोण बन रहा है ये आपका 34.92 डिग्री एंगल बन रहा है। इट मीन्स कि आप चाहे शॉर्ट पुट फेंक रहे हैं, चाहे आप हैमर थ्रो कर रहे हैं, या फिर आप कर रहे हैं डिस्कस थ्रो, तो इन सभी का जो कोण है ये रहेगा 34.92 डिग्री एंगल। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैवलिन थ्रो का क्या रहेगा तो ये 29 डिग्री का रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम वेट ऑफ शॉर्ट पुट फॉर मैन। अब
मेंस के लिए मिनिमम वेट की यहाँ पे बात की गई है। अब देखिए दो यहाँ पे चीज़ें आपकी दी गई है, एक तो है आपका 7 किलो 255 ग्राम और एक है 7 किलो 265 ग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको भी समझने के लिए ज़रूरी रहेगा। देखिए यहाँ पर जो मिनिमम और मैक्सिमम की अगर बात करते हैं तो इन दोनों के हिसाब से जो ये क्वेश्चन है ना, बोर्ड ने डिलीट किया था। क्यों किया था वो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए, क्योंकि बहुत ही टेक्निकली क्वेश्चन है। देखिए 7 किलो 255 ग्राम का कोई भी शॉट है वो नहीं होता। अगर मिनिमम वेट की बात करते हैं तो 7.260, ठीक है, ये रहेगा आपका मिनिमम। और इसमें अगर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो इसमें आप प्लस की बात की जाती है। ठीक है, इसमें सिर्फ प्लस कर सकते हैं, वो आप 5 ग्राम, कितना भाई 5 ग्राम इसके अंदर अगर आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा। तो इसके हिसाब से तो आपका 7 किलो 265 ग्राम है। लेकिन कहाँ पे किसकी बात की गई है, न्यूनतम भार की बात की गई है। तो ये यहाँ पर न्यूनतम भार है आपका नहीं होता है। ठीक है, तो 7 किलो 260 ग्राम, ठीक है, 7 किलो मीन 7.260 केजी जो है ये आपका मिनिमम रहेगा। और मैक्सिमम अगर आप इसमें करते हैं तो 5, ठीक है, 5, इसमें 5 ग्राम प्लस इसमें आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, जकार्ता एशियन गेम्स 2018 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो भाई एशियन गेम्स 2018 के अंदर, ठीक है, फ्लैग बियरर कौन थे। ओपनिंग समारोह की है, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी की बात करें या फिर क्लोजिंग की बात करें तो इसका भी क्लोजिंग वाला भी आपको ढूंढना है। ठीक है, क्लोजिंग वाला आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना भाई। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर राइट रहेगा रानी रामपाल। ठीक है, और रानी रामपाल किस खेल से बिलोंग करती है, तो ये आपकी हॉकी खेल से आपकी बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि हाउ मैनी सिल्वर मेडल्स गोट बाय इंडियन प्लेयर्स इन एशियन गेम्स 2018। एशियन गेम्स 2018 में भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द टर्म एस इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, एस जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट रहेगा, टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और देखिए मेरी कोशिश ये है, आप बार बार बोलते हैं कि सर स्पीड अपनी स्लो कीजिए, स्पीड स्लो कीजिए, तो मैं उसी हिसाब से मेंटेन करके चल रहा हूँ कि ताकि ये सभी क्वेश्चन विद इन टाइम कंप्लीट हो जाए। मर्डेका कप है किस खेल से संबंधित है। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। राइट रहेगा यहाँ पर फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है। अब देखिए कप्स वगैरह के बारे में भी यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट हो जाएगा टेबल टेनिस से। ठीक है, तो स्वेथलिंग कप है आपका इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 56। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, डिंग एक्सप्रेस निक नेम है तो ये किसका नाम है। तो भाई डिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन मशहूर है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि जिसने वर्ल्ड एथलेटिक्स के अंदर भी भारत को गोल्डन जुबली बनाने का, एक तरह से कह सकते हैं कि गोल्डन जो सेलिब्रेशन है वो करने का यहाँ पर मौका दिया था। तो डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को। ठीक है, किसको जाना जाता है भाई, हिमा दास को जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये है कि एशियाई खेलों के अंदर भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा तक जीता है। चलिए भाई मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर, देखिए सीरीज़ तो नहीं कहूँगा मैं, बाकी जो इसमें पीडीएफ जो बनी हुई है ना वो कुछ इस तरह की, और मैं पीडीएफ है ना ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पदक जीता था कबड्डी टीम ने, ये आपसे क्वेश्चन किया गया। तो राइट इसमें हो जाएगा सिल्वर मेडल है भारत की टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है कि ईच रेड इन कबड्डी इज रिस्ट्रिक्टेड टू। ठीक है, तो चलिए भाई आज की सीरीज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली क्योंकि जो पीडीएफ का जो साइज़ है ना वो कुछ इस तरह का है, जिसे बार बार क्लिक कर रहा हूँ और ये भाग रहा है। तो कबड्डी में प्रत्येक रेड है वो सीमित होते हैं, कितने सेकंड की यहाँ पर कबड्डी की रेड होती है। ठीक है, देखिए हमने कई बार हम बोलते हैं कि कबड्डी 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 बोलते रहो, तो भाई ऐसे तो ना आपको सांस चढ़ जाएंगे, है ना, होगा ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कबड्डी है ना उसका टाइम लिमिट ड्यूरेशन दी गई है, तो ये 30 सेकंड की आपकी रेड रहती है। और इसके अंदर जो आप बार बार कबड्डी बोलते हैं इसको क्या वर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्म रहती है ये आपका CHANT। ठीक है, इसको कई तो बोलते हैं चैंट और कई बोलते हैं कैंट। ठीक है,
तो भाई मैंने तो आज तक हिंदी में इसको पढ़ा ना, कैंट ही पढ़ा है। ठीक है, आप इसको क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कैंट वर्ड इसको कहा जाता है। जो आप कबड्डी 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 जो 30 सेकंड्स के रेड के लिए आप लगातार बोलते हैं, और जो कबड्डी का साउंड है इतना आपका ऑडिबल होना चाहिए कि जो आपके रेफरीज हैं, अंपायर्स हैं, ठीक है, जो आपको मैदान पे डिसीजन देते हैं, जो निर्णायक आप जिसको कहिएगा, ठीक है, तो उन तक आवाज़ है वो आपकी होनी चाहिए। और जब आप इस कैंट वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं, ऑन दैट टाइम यू कांट हाइड योर फेस। ठीक है, आप अपने मुंह को छुपा नहीं सकते, आप अपना कह सकते कि होठों को अंदर की तरफ नहीं दबा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये फाउल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ ताकि जो हमारे सीरीज है ना वो इधर उधर ना भागे। लंबी कूद के रनवे की न्यूनतम लंबाई पूछी गई है। तो न्यूनतम में अगर आपसे बात करता है तो आप क्लिक कर देंगे ऑप्शन सी के ऊपर। ठीक है, तो 40 मीटर हो सकती है, और आप विद द परमिशंस यू कैन इंक्रीज। ठीक है, इसको आप बढ़ा सकते हैं 5 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि पेनल्टी शूट आउट टाइम इन हॉकी। ठीक है, पेनल्टी शूट आउट का टाइम है हॉकी के अंदर कितने सेकेंड का रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 8 सेकंड का। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए वैसे तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से इनको करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और क्वेश्चन, ठीक है, अगर मैं सही चल रहा हूँ तो मैंने मेरे ख्याल में तो कोई क्वेश्चन बीच में नहीं छोड़ा है, क्योंकि बीच में एक दो बार सीरीज उधर उधर हो गई थी। चलिए, तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विच क्रिकेट प्लेयर अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 2018। 2018 में किस खिलाड़ी को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा MS धोनी। और जी हाँ, आज चलिए एक चीज़ और बता दो, देखिए अनफॉर्चुनेटली MS धोनी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और आज है 7 जुलाई। ठीक है, 7/7/2022, और 7 जुलाई को, ठीक है, बर्थडे होता है किसका, जिसका मैंने अभी क्वेश्चन करवाया। ठीक है, MS धोनी का, और उसका जो जर्सी नंबर है ये भी 7 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आज तारीख भी 7 ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, What is the primary goal of player ऑफ ऑफेंस ऑन ऑफेंस इन बास्केटबॉल। जो बास्केटबॉल के अंदर खिलाड़ी ऑफेंस करता है उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या रहता है। ठीक है, ड्रिबल का रहता है, स्कोर का रहता है, रिबाउंड का रहता है, या फिर पास का रहेगा। तो भाई यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा स्कोर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 33rd ओलंपियाड विल बी हेल्ड एट। ठीक है, जो 33वां ओलंपिक होगा तो ये आपका कहाँ पर, मैं बता दूँ आपको, चलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर, चलिए हाँ, तो ये आपका पेरिस के अंदर 2024 के अंदर खेला जाएगा, और 2020, ठीक है, जिसको आप 2020 ओलंपिक भी कहेंगे, तो ये आपका टोक्यो के अंदर खेला गया था। ठीक है, और जो टोक्यो वाला ओलंपिक था ये कौन सा ओलंपिक था भाई, इस चीज़ को भी याद रखना है। जो टोक्यो वाला ओलंपिक था ये आपका 22nd नंबर ओलंपिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हु वाज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ फिजिकलाइजेशन अवॉर्डेड द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, फिजिकलाइजेशन के अंदर कौन सा ऐसा पहला प्रोफेसर है जिसको नवाजा गया है द्रोणाचार्य अवार्ड से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर कर्ण सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए भाई स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, और फटाफट जी हाँ शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है भाई आप सभी के लिए, और लगातार हमारी मेहनत जारी है आप सभी के लिए। भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार व राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसी एक को दिए हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको ये सभी अवार्ड मिले हुए हैं। ठीक है, अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है, द्रोणाचार्य भी मिला है, राजीव गांधी भी मिला है। ठीक है, जिसको राजीव गांधी को अभी हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये अवार्ड तीनों ही, ठीक है, एक खिलाड़ी को मिले हुए हैं। तो कौन सा खिलाड़ी ये पूछा गया, तो ये है आपका गोपीचंद फूला लिखा हुआ, तो इसको आप गोपीचंद पुलेला पढ़िएगा। ठीक है, तो पुलेला गोपीचंद को ये सभी अवार्ड्स मिले हुए। ठीक है, तो इनको यहाँ पर, ठीक है, प्लेयर के तौर पे अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, एज ए कोचिंग, ठीक है, कोच के तौर पे इनको द्रोणाचार्य मिला हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो खेल रत्न अवार्ड है खेलने के लिए, ये भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको मिला हुआ है। ठीक है, यही एक ऐसे मात्र खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया आपसे, वनडे वंडर्स बुक है, इसके राइटर कौन है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये है सुनील गावस्कर। ठीक है, तो वनडे वंडर्स है ये सुनील गावस्कर की लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है, हु वोन द 2018 विमेन्स सिंगल्स विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, तो 2018 के अंदर जो सिंगल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है ये किस महिला खिलाड़ी ने जीती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, तो ये है एंजेलिक कैरबर। ठीक है, तो एंजेलिक कैरबर ने ये अवार्ड है जीता है। ठीक है, सिंगल विंबलडन टेनिस खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
चलिए भाई थोड़ा स्क्रीन को छोटा करूँगा ताकि ऑप्शंस भी आपको स्क्रीन पर विजिबल रहें। चलिए तो मैं हिंदी वाला ले लेता हूँ, क्योंकि मोस्टली हमारे जो हिंदी वाले साथी हैं जिनको हिंदी में पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि हिंदी पूरा पूरा विजिबल रहेगा। तो यहाँ पर इसको आपको राइट आंसर बताना है, मेल करना है, मिलाप करना है, ठीक है। तो पहले तो मिलाप कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर इसका राइट आंसर लेंगे। चलिए कोशिश कीजिएगा आप भी मिलान करने की, और मैं भी मिलान करूँगा। तो यहाँ पर, ठीक है, जिसको शुभंकर आप कहते हैं, तो ये आपके शुरू किए गए हैं, ठीक है। और टोक्यो जापान, ठीक है, जो आपका पहला कह सकते हैं कि ऐसा एशियन कंट्री है जिसने ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें, जूडो खेल की शुरुआत है ओलंपिक के अंदर 1964 का जो ओलंपिक हुआ है, टोक्यो ओलंपिक है, इसी से शुरुआत की गई है। तो यह 1972 और मॉन्ट्रियल के लिए हो जाएगा आपका 1976। चलिए ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। माफ़ी चाहूँगा, बीच में ना थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस लग रही है कि जो नेटवर्क प्रॉब्लम है। थोड़ा सा सीरीज़ को एक बार मैं देखता हूँ कि आपको बिल्कुल यहाँ पर अगर सीरीज़, ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि डेकाथलॉन, जी हाँ, एक वीडियो मिल रही है जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक मैंने करवाई हुई है, और वो आपने अगर ट्रिक ध्यान से सुन ली, ध्यान से अगर आपने पढ़ ली, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आवन इन ओलंपिक सबसे जो ठोस मेडल है आपका कब दिया गया था, तो ये आपका 1912 के अंदर दिया गया था, ठीक है, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन कि इसके जो सीरीज़ है ना बार बार डिस्टर्ब कर रही है, एक बार चलिए मैं करता हूँ कुछ। चलिए मेरी कोशिश है कि आप सभी तक जो वीडियो की क्वालिटी है वो अच्छे से पहुंचे, और इसीलिए बीच में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिया गया, आदर्शवाद का जन्मदाता ये पूछा गया। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं ताकि नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। तो आदर्शवाद आइडियलिज्म के ये फादर है कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है इलियड्स और ओडिसी के रचयिता कौन से हैं। इलियड्स और ओडिसी के रचयिता, ठीक है। तो चलिए राइट आंसर ले लेते हैं। तो राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, होमर यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हेन SNIPES वॉज मर्ज विद साई, ठीक है, स्नाइप्स इसको कहा जाता है। तो स्नाइप्स, या फिर कहिएगा कि इसको जो आपकी SNIPES है, इसका विलय है साई के अंदर कब हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और इसका राइट आंसर रहेगा 1987 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ LCPE ग्वालियर, ठीक है, LNIPE ग्वालियर के नाम से जिसको अभी हम जानते हैं, तो इसके संस्थापक कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा PM जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन वाज YMCA फॉर्म्ड, व्हेन वाज YMCA फॉर्म्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, तो YMCA की जो स्थापना भारत में की गई है इससे रिलेट है। तो ये आपका SC बक ने की थी 1920 में चेन्नई के अंदर। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए तो भाई क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, व्हाट वाज डिडास्किलियम फेमस फॉर इन द एनिशेंट ग्रीस। डिडास्किलियम, और डिडास्किलियम से रिलेटेड मैंने कल वाली सीरीज़ में आपको क्वेश्चन भी करवाया था कि जो डिडास्किलियम है वो किसके लिए आपका प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक संगीत विद्यालय के तौर पे आपका देखा जाता था, ठीक है, म्यूजिक स्कूल के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि राजकुमारी अमृत कौर वॉज द आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ विच गेम। राजकुमारी अमृत कौर जो एक खिलाड़ी हुई हैं, ठीक है, तो कौन से गेम की यहाँ पर ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो ये टेनिस की खिलाड़ी है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा काल प्राचीन भारतवर्ष में वैदिक काल माना गया है। तो क्वेश्चन आपसे ये है, तो यहाँ पर वैदिक काल से रिलेट अगर इसको आप करेंगे तो यहाँ पर रहेगा आपका 2500 से लेके 600 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि टर्वरिन मूवमेंट्स, ठीक है, जर्मनी के अंदर किसने इसकी शुरुआत की थी। तो जो जर्मनी के अंदर टर्वरिन मूवमेंट्स है, ये जो आंदोलन है, ये किसने चलाया था, ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो यहाँ पर ये किया गया है लुडविग जॉन के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है
क्वेश्चन में कि एशियाड आंदोलन की परिकल्पना किसने की थी। एशियाड आंदोलन या फिर एशियन मूवमेंट्स है, इसको शुरुआत किसने दी है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये है प्रोफेसर जीडी सोंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज़ द फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इनमें से कौन सा वृद्धि का सबसे फास्ट काल है, ठीक है, जो त्वरित है, तीव्र काल कौन सा रहेगा, ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट रहेगा आपका शैशवकाल। ठीक है, इन्फेंसी जो स्टेज होती है, और इन्फेंसी स्टेज के अंदर आप कह सकते हैं कि इन्फेंसी स्टेज के अंदर आपका 0 से लेके 2 साल का जो पीरियड है इसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सा क्रैशमर के शरीर का वर्गीकरण नहीं है। क्रैशमर ने जो शरीर का जो क्लासिफिकेशन किया है इनमें से कौन सा नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्रैशमर ने कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं किया है। ठीक है, तो 4 आपके यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, और इसमें से जो राइट है ये है आपका कोलरिक। ठीक है, तो देखिए कोलरिक जो है ये हिप्पोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने कोलरिक है, ठीक है, आपका सैंग्यूनिक है, ठीक है, और आपका फ्लैगमेटिक है, ठीक है, एस्थेनिक, इनकी बात की है। तो जो पिकनिक है, एथलेटिक, एस्थेनिक है, ये आपके किसके हैं, क्रैशमर के हैं। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स के क्लासिफिकेशन में आता है भाई कोलरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर कौन कहे जाते हैं। तो राइट हो जाएगा कोलमैन ग्रिफ्थ को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि मीनिंग ऑफ साइकी, साइकी का मतलब क्या होता है। तो साइकी का मतलब क्या है भाई, ये है आत्मा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड द लॉ ऑफ लर्निंग फर्स्ट। ठीक है, लॉ ऑफ लर्निंग जो फर्स्ट आपका नियम है ये किसने बनाया था। तो लॉ ऑफ लर्निंग के जो नियम्स है, जो आपके कह सकते हैं जो प्राइमरी लॉज हैं, ये भी आपके थॉर्नडाइक के दिए हुए हैं। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। E.L. थॉर्नडाइक अमेरिका से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ को भी आपने याद रखना ताकि इजी रहेगा आपको पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है ये है कि सिगमंड फ्राइड इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ। ठीक है, सिगमंड फ्राइड को किसका जनक माना जाता है। तो सिगमंड फ्राइड, ठीक है, काफ़ी बार फेमस नाम हम सुन चुके हैं। तो ये आपके, ठीक है, थ्योरी ऑफ साइकोएनालिसिस से रिलेट करते हैं, तो मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है। इन साइकोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा प्रयोगात्मक। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे माना जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी है एक्सपेरिमेंट बेस्ड भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में, जी हाँ, यहाँ पर भी आपका मनोविज्ञान से रिलेट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसके अनुसार कहा गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रुक्स और स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स। ठीक है, नेगेटिव ट्रांसफर लर्निंग का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चंस भी देखिए, मैंने जहाँ पर स्थानांतरण की बात की थी, ठीक है, और सीखने से रिलेटेड, ठीक है, लर्निंग से रिलेटेड थे, ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव लर्निंग की यहाँ पर बात कर रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव लर्निंग में यहाँ पर राइट हो जाएगा सीखने के अंदर अगर कोई बाधा आ रही है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ लर्निंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है द मेन फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। ठीक है, तो कौन सा मेन फैक्टर है जो आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले लेंगे, और क्वेश्चन नंबर करेंगे हम अभी 91, और हमारे 40 क्वेश्चन और बाकी हैं भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन की मिला के। शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क कौन सा है। तो जनसंपर्क अगर करना है शारीरिक शिक्षा और खेलों के अंदर, तो सबसे बढ़िया तरीका पूछा गया है तो ये रहेगा कि आप है ना कोई भी स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन है वो ऑर्गेनाइज करवाएं। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि पिरामिड टूर्नामेंट किससे रिलेट करती है। तो पिरामिड, ठीक है, मैंने कई बार आपको बता दिया कि किसी चीज़ को टॉप पे पहुँचना, तो जो भी कॉम्बैट गेम है, टेनिस है, बैडमिंटन है, ठीक है, टेबल टेनिस है, तो इस तरह के गेम्स ही आपके चैलेंज टूर्नामेंट के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राइमरी फोकस ऑफ सुपरविजन मस्ट बी ऑलवेज। ठीक है, पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित किस पर होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया। तो इसमें राइट हो जाएगा सीखने की स्थिति में आप सुधार करें, इंप्रूविंग लर्निंग सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया कि शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट कौन सी रहती है। आदर्श बनावट या फिर रचना है कौन सी रहेगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पर
और आप कोई भी टीचिंग है करवाना चाहते हैं, और ये देखिए जो टीचिंग का ये क्वेश्चन है ना आपसे पूछा गया है, तो ये किस हिसाब से पूछा गया, इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया मेथड पूछा गया कि आप फिजिकल एजुकेशन के अंदर, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की क्लास ले रहे हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स का आप डेमोस्ट्रेशन देना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, तो कौन सी सिचुएशन ले। तो यहाँ पर आपको ये रखनी पड़ेगी अर्धवृत्ताकार, ठीक है, सेमी सर्कल। और देखिए जिसमें आप है ना कोई भी सपोज कीजिए कि आपने एक शॉट है, ठीक है, शॉट के बारे में आप बताना चाहते हैं, ठीक है, आप हैमर थ्रो के बारे में है, कोई भी चीज़ है डेमोस्ट्रेशन देना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि आप यहाँ सेंटर में खड़े हैं, ठीक है, तो आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको क्या करेंगे, सेमी सर्कल में उनको खड़ा कर लेंगे। सेमी सर्कल में क्या है कि आप किसी भी बच्चे को अच्छे से समझा सकते हैं और सभी पे जो ध्यान है वो केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल की सिचुएशन हो गई है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो सभी चीज़ें समझाई जाए जो आपके लिए बेसिक रहेंगी। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 95 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉकआउट टूर्नामेंट में जब 11 टीमें हैं तो नीचे वाले भाग में कितनी बाइस दी जाएगी। अब देखिए बाइस निकालने का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, तो यहाँ पर होगा P2, ठीक है, पावर ऑफ 2, ठीक है, और माइनस आपने क्या करना है, टीम को माइनस करना है, तो माइनस n कर लेंगे, ठीक है, P2 माइनस n मीन्स यहाँ पे आपके पास में पावर ऑफ 2, ठीक है, 11 से बड़ी पावर कौन सी हो गई, 16 की हो गई है, ठीक है, मीन्स 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 दूनी 32। तो अब 11 से बड़ी पावर कौन सी हमारे पास में 16, और हमने इसमें से 11 माइनस कर लिया तो हमारे पास में 5 निकल के आ गया। अब 5 हमारे पास में 22 है, ठीक है। तो 22 हमेशा ध्यान में रखेगा कि नीचे वाले हाफ में ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मीन्स ऊपर वाले हाफ में 2 22 चले जाएंगे और नीचे वाले हाफ में 3 22 आपकी आ जाएंगी। तो 22 की बात की गई है तो ऑप्शन यहाँ पर आप एक राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित हो सकती हैं। फिजिकल मास एक्टिविटीज़ क्लासेस आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूज़ ऑफ, किसका आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखिए ये आपके सारे के सारे एक तरह से कह सकते हैं मेथड्स हैं, और इन मेथड्स में से कौन सा बढ़िया रहेगा अगर यहाँ पर आप कुछ भी कर रहे हैं। तो कमांड, जी हाँ, देखिए फिजिकल एक्टिविटीज़ आप करवा रहे हैं ना, तो कमांड मेथड है, आप इसको ज़्यादा यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो लीग मैचेस है, ठीक है, उसकी संख्या को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आप कौन सा मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो लीग मैचेस को काउंट करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब चलिए ये मैं बता देता हूँ, ये है ना, ये आपका सिंगल लीग के लिए हो गया, ठीक है, किसके लिए भाई, सिंगल लीग टूर्नामेंट का हो गया। और अगर डबल लीग का होता ना, अगर डबल की बात कर ला, अगर डबल की बात कर रहा हो तो आप क्या करते, डबल में से आप है ना 2 को हटा देते तो ये आपका डबल लीग का बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संगठन आवश्यक सिद्धांत है, तो संगठन किसका आवश्यक सिद्धांत रहेगा, किसका प्रिंसिपल यहाँ पर रहेगा, ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट रहेगा आपका विभागीय, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंटेशन है इसमें आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि वर्गीकरण हेतु मैक्लोए सूत्र क्या है। तो मैक्लोए का यहाँ पर इनमें से जो सूत्र है, इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, ठीक है, इसका कोई भी राइट आंसर यहाँ पर इसमें नहीं माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर है आपका 100 नंबर क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 99 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो डिलीट किया गया था। एक वक्तव्य जिसमें शिक्षार्थी अध्यापक के निर्देशन में सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करता है, यह क्या कहलाता है। तो इसको कहा जाएगा आपका पाठ योजना, ठीक है, क्या कहा जाएगा, लेसन प्लान। अभी बोला कि एक वक्तव्य जिसके अंदर शिक्षार्थी अध्यापन के निर्देशन में सामान्य और विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, तो यह आपका क्या कहा जाता है, इसको लेसन प्लान, ठीक है। और लेसन प्लान में ही मेनली आप किसी मोटिव को लेके, किसी उद्देश्य को लेके आप जो टॉपिक चूज करते हैं उसको कंप्लीट करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिएक्शन एबिलिटी एंड एक्सीलरेशन एबिलिटीज आर फॉर्म्स ऑफ, ठीक है, प्रतिक्रिया योग्यता और त्वरण योग्यता किसके रूप हैं, ठीक है। अब देखिए त्वरण एक्सीलरेशन एबिलिटी की बात कर रहा है, रिएक्शन एबिलिटी की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इसके अंदर वो बात कर रहे हैं जहाँ पर हम अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सके। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है कि फार्टलैग विधि है, ये किसके उपयोग के लिए आपकी इस्तेमाल की जाती है। तो फार्टलैग को भाई स्वीडिश वर्ड है, ठीक है, स्पीड प्ले 1937 गोस्टा होल्मर, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है, गोस्टा होल्मर ने बनाया था। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया कि ये विधि किसके लिए आपकी इस्तेमाल की जाती है, तो ये सहनशीलता के लिए, एंड्योरेंस के लिए आपकी इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हॉकी में कौन सा आक्रमण का सिद्धांत नहीं है, ठीक है, आक्रमण का, विच इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ अटैक इन हॉकी, ठीक है, मोबिलिटी, डेप्थ, डिले और विड्थ ऑफ स्पेस। तो यहाँ पर इसमें जो आपका राइट बोर्ड ने माना है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो ये है आपका डिले,
ठीक है। तो ये आक्रमण का सिद्धांत नहीं रहेगा। विलंब आप जितना करेंगे तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो अटैकिंग है वो बढ़िया नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एम ऑफ ट्रांजिशन पीरियड, विश्राम या फिर संक्रमण काल का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, एक तो होता है आपका प्रिपरेटरी, एक होता है कॉम्पिटेटरी और एक होता है आपका ट्रांजिशन फेज। अब ट्रांजिशन फेज होता है आपका कॉम्पिटिशन के बाद में, जहां पर आप आराम करने के लिए जा रहे हैं, अपनी रिकवरी को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, रिकवरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा, टू गेट रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है कि सर्किट परीक्षण विधि की खोज किसने की है। चलिए भाई, माफ़ी चाहूँगा, आज माफ़ी बहुत मांगनी पड़ रही है भाई, माफ़ ज़रूर कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए भाई, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल अब वाली तो माफ़ी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। चलिए मैं वापस से ले लेता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा पीडीएफ, और पीडीएफ में जहाँ जाके सर्च करना पड़ेगा आप सभी के लिए पीटीआई एग्ज़ाम्स। और चलिए क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे यहाँ पर 105 नंबर, क्योंकि मैं बार बार क्लिक करने की कोशिश कर रहा था, इस पर क्लिक नहीं हो रहा था क्योंकि पीडीएफ ही पता नहीं है भाई, बड़ी अजीब सी बनी हुई है। चलिए, तो यहाँ पर है सर्किट परीक्षण विधि की खोज की, तो ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एडमसन और मॉर्गन्स ने कह सकते हैं कि जो आपका ये कोर्स है या फिर सर्किट ट्रेनिंग है अपने स्टूडेंट्स के लिए इन्वेंट किया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 106 नंबर। स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्स बाय यूजिंग, ठीक है। ताकत को आप इनमें किसके द्वारा माप सकते हैं। तो ताकत है, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर तो आप डायनामोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किस खेल या फिर खेल घटक इवेंट में अंतराल प्रशिक्षण कम से कम प्रभावित होता है। अंतराल प्रशिक्षण किस मतलब एक तरह से आपका कम इफेक्टिव रहेगा, ठीक है, जिसका कोई आप कह सकते हैं ज़्यादा लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप इस गेम से रिलेट करते हैं। तो कौन से गेम से रिलेट करते हैं, मीन्स जिम्नास्टिक्स है। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इसका ज़्यादा यूज़ नहीं रहता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। बाकी ट्रैक इवेंट्स है, साइकिलिंग है, तैराकी, इसमें ज़्यादा आपका बेटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है कि भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो सबसे इसमें अगर मुख्य कारण की अगर हम बात करते हैं तो ये बनता है कि खिलाड़ी जो होते हैं उनके लिए उचित प्रशिक्षण है वो नहीं मिल पाता है, और इसीलिए खिलाड़ी क्या करते हैं, फिर विदेशों में जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर 109 नंबर। खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। ये किसने कहा है, तो भाई कथन है, डेफिनेशन, तो ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, हरदयाल सिंह की कही हुई है। तो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि कम प्रतिरोध कार्यभार में अधिकतम, क्वेश्चन नंबर था 110, कम प्रतिरोध भार में अधिकतम तीव्रता का प्रतिशत होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो कम है आपके पास में, ठीक है, लो रेजिस्टेंस वर्कलोड है, ठीक है, और परसेंटेज के साथ में आप मैक्सिमम पॉसिबल जो इंटेंसिटी है वो इसमें आप क्या रखेंगे। तो इस क्वेश्चंस में अगर आप देखिए प्रतिरोध की बात कर रहे हैं और प्रतिरोध आपके पास में कम है, तो मैक्सिमम यहाँ पर पॉसिबिलिटी किसकी लेनी है, आपको इंटेंसिटी मीन्स स्पीड की लेनी है, तीव्रता की लेनी है। तो तीव्रता की जहाँ पर बात की जाएगी तो आपको कम लोड के साथ में अगर आप तीव्रता लेते हैं तो ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन 30, ठीक है, 30% से लेके 50% है आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से अपना परफॉर्म कर सके। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन चलिए मैं ले लेता हूँ, पर स्क्रीन पे वापस जाना पड़ेगा। चलिए भाई, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बीसीजी का टीका है इनमें किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका है ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है, और मैंने कई बार आपको पिछली सीरीज़ में भी बताया जहाँ पर मैंने डिजीज से रिलेटेड है वो आपको 400 क्वेश्चन करवाए, उस सीरीज़ को भी आप देख लीजिएगा। यह ऊर्जा मापने की इकाई है। ऊर्जा की इकाई मीन्स ऊर्जा को आप किस में मापते हैं, तो ऊर्जा है इसको कैलोरीज में हम मापते हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखना हमेशा, ठीक है।
तो जो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट रहेगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जोड़ों का अध्ययन जिसमें किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। अब जोड़ों का अध्ययन ये आपका किया जाता है संधि विज्ञान में, ऑर्थोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विटामिन विच विटामिन इज डिजोल्व इन वाटर, मीन्स पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन रहता है। तो पानी में घुलनशील विटामिन है, यह आपका विटामिन बी रहेगा। तो पानी के अंदर देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बी प्लस जितने भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 8 विटामिन रहते हैं शामिल विटामिन बी प्लस के अंदर। ठीक है, और एक विटामिन सी। ठीक है, तो ये टोटल आपके 9 विटामिन ऐसे हैं जो पानी के अंदर घुल जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन आपका के, विटामिन डी और विटामिन ई। ठीक है, तो ये आपके कौन से हैं, ये फैट सोल्यूबल विटामिन आपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है कि जांघ की अस्थि का रचनात्मक नाम क्या है। शरीर रचनात्मक नाम आपसे पूछा गया, एनाटॉमिकल नाम पूछा गया, जांघ की हड्डी। ठीक है, तो ये है आपकी फीमर। तो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। देखिए क्वेश्चन तो वैसे सिंपल सा है। ठीक है, सबसे लंबी अगर अस्थि की बात की होती तो आप फटाफट से इसको क्लिक कर देते, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया गया है ताकि सोचने वाला भी एक बार जरूर सोचे, उसको भी टाइम लगे। क्वेश्चन है कि रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड इन। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स आपके कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ये बोन मैरो के अंदर होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो भाई सिंपल है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा सीरीज़ कैसी लग रही है, और जी हाँ यहाँ पर मुझे बताइएगा कि तैयारी भी आपकी कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ले लेते हैं। नेफ्रॉन इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन है सूक्ष्म संरचना है, किसकी है, तो ये आपकी किडनी के अंदर होती है। और एक किडनी में आपके लगभग 10 लाख, कितने भाई, लगभग 10 लाख आपके नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी किडनी की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि हाई ब्लड शुगर्स लेवल इज कंट्रोल्ड। ठीक है, शरीर के अंदर उच्च रक्त शर्करा को आप किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो शरीर के अंदर अगर आपका उच्च रक्त शर्करा है तो इसमें आप इंसुलिन दे के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में वजन का कितना प्रतिशत है स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है। और देखिए भाई ये क्वेश्चन मैंने कल ही आपको 1 लाइनर सीरीज के अंदर करवाया भी था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा। तो आपके शरीर की जो भी आप ये कहिएगा कि जितना वेट है इसमें से 40% होता है ये आपकी स्वैच्छिक। और स्वैच्छिक मांसपेशियों के बारे में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि हमारी बॉडी के अंदर 639 मसल्स है, और जिनमें से आपकी 400 प्लस, ठीक है, 400 प्लस आपकी जो मांसपेशी है ये आपकी स्वैच्छिक मांसपेशी रहती है, जिसको आप कह सकते हैं कि आपकी वॉलंटरी या फिर स्केलेटन मसल्स इनको कहा जाता है। ठीक, कल ही मैंने क्वेश्चन करवाया था भैया। देखिए आज की सीरीज में आपको क्वेश्चन फिर दोबारा से मिल गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान कौन सा है। तो सक्रिय स्थान आप इसको कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं ऊर्जा का घर कौन सा है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है आपका एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए चेंज कर दिया गया। ठीक है, इनमें से कौन सा ऊर्जा उत्पादन के लिए सक्रिय है। अब सक्रिय के स्थान पर हम सोचने लगते हैं कभी इनमें से कोई और ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि लार्जेस्ट मसल्स इज, अब सबसे बड़ी मसल्स कौन सी है, तो ये है आपकी ग्लूटेस मैक्सिमस। ठीक है, चलिए, और सार्टोरियस सबसे लंबी रहेगी, ग्लूटेस मैक्सिमस है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खिलाड़ी का हृदय क्या है। ठीक है, चलिए भाई माफ़ी चाहूँगा, बार बार एक थोड़ा सा गलत क्लिक। ठीक है, क्वेश्चंस को पता नहीं कहाँ ले जाता है, ढूंढ के लाना पड़ता है। व्हाट इज़ एन एथलीट हार्ट। ठीक है, तो एथलीट हार्ट से ये आपका पूछा गया है। तो ऑप्शंस में आपका यहाँ पर राइट रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये हाइपोट्रोफिक स्थिति रहती है। ठीक है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि खिलाड़ी की जो काम करने की जो क्षमता है यहाँ पर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व केवल प्रोटीन में उपस्थित होता है। प्रोटीन में उपस्थित, हाँ, मीन्स यहाँ पर प्रोटीन का कौन सा कंपोनेंट है, तो ये है आपका राइट नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन है ये सिर्फ आपका प्रोटीन में पाया जाता है, बाकी आपका कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये आपका फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सब में पाया जाता है। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ प्रोटीन के अंदर ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपका क्वेश्चन नंबर है ये आपका 124। और जैसे जैसे सीरीज़ समाप्त होने की तरफ आ रही है, ठीक है, दिल ऐसे कर रहा है कि यार सीरीज़ को और भी लंबा बढ़ाया जाए, लेकिन जी हाँ आप कहीं ना कहीं मुझे हाँ बोलना शुरू कर देंगे, अरे सर क्या कर रहे हो कि सीरीज़ को लंबा कर दिया। चलिए क्वेश्चन पढ़िए कि स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल व दूसरी जगहों पर हुई उन सारे अनुभवों का निचोड़ है जो कि व्यक्ति, समुदाय व समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों, अभिवृत्तियों और ज्ञान पर सुखद प्रभाव डालती है। किसने इसे परिभाषित किया है।
तो क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये थॉमस वुड का कहा हुआ है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। भाई अगर प्रोटीन की कमी है तो ये होता है आपका क्वशियोकार, ठीक है। और रिकेट्स है ये आपका विटामिन डी की कमी से, ठीक है, और कैल्शियम की कमी से होता है। रोतोंदी है विटामिन की कमी से, और जो स्कर्वी है ये आपका विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि जैव धारिता को किस के द्वारा मापा जाता है। देखिए भाई ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको कल वाली सीरीज में करवाया था वाइटल कैपेसिटी का, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी वाला है, एक टाइटल का रहता है। तो वाइटल का मतलब होता है कि आप जब सांस को अंदर फोर्सफुली खींचते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ते हैं, तो ये जो चीज़ होती है, ठीक है, इसी को वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि वाइटल कैपेसिटी को आप किस के द्वारा माप सकते हैं। तो ये होता है जहाँ पर ये लिखा हुआ है वेट स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर इसको कहा भी जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप समझ लीजिएगा, वेट स्पायरोमीटर लिखा मिले या फिर स्पायरोमीटर लिखा मिले तो भाई आप समझ लीजिए कि आपके लंग्स की कैपेसिटीज को चेक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 127। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मसल्स की जो स्टडी आपकी की जाती है वो किसके अंदर की जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल करवाए थे। भाई ये क्वेश्चन ऐसे हैं, देखिए अनफॉर्चुनेटली आप कहिएगा या फिर कहिएगा फॉर्चुनेटली, ठीक है, बाय अल्लाह कि आपके सामने बार बार निकल के आ रहे हैं और यहीं पर आपके कई बार क्वेश्चन है ना बड़े फंस जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना और इनको ध्यान से करना है, ठीक है। तो माइलोजी इसको कहा जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये आपका गाइटर, ठीक है, मीन्स आपकी जो थायरोक्सिन हार्मोन जो बनता है, थायराइड जो ग्लैंड्स बनाती है उसके अंदर स्वेलिंग होना, ठीक है, उनका अच्छी तरह से काम न करना आपका गाइटर कहलाता है, घेंगा कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 129 और ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तनों में मुख्य भूमिका निभाता है। अब देखिए यहाँ पर ही बोला कि सभी जीवों के अंदर पाया जाता है, सभी कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, जीवित है और ऊर्जा परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाने का काम करता है। तो अब मुख्य भूमिका निभाने का काम आपका एटीपी करता है, ठीक है। एटीपी और एडीपी देखिए वैसे तो दोनों ही आपके काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेन कंपोनेंट्स की बात की गई है, तो ये आपका एटीपी रहेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डिप्थीरिया डिजीज इज रिलेटेड टू। तो डिप्थीरिया जो डिप्थीरिया डिजीज है ये किससे रिलेट करेगा। इस सीरीज ध्यान में आ गई, ठीक है। तो सीरीज कौन सी थी ये तो मैं भूल ही गया था। तो आज की जो सीरीज है ना ये रहेगी आपकी 454 नंबर, 454 नंबर आज हमने सीरीज की है और इसमें हमने आपको करवाया राजस्थान पीटीआई एग्जाम क्वेश्चन। तो ये आपका जो डिप्थीरिया है ये आपके किससे रिलेट करता है, आपके थ्रोट से रिलेट करता है, ठीक है। चलिए तो यही थी आज की सीरीज़ और कैसे लगे क्वेश्चंस प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। और आपकी फिजिकलेशन की प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए ताकि मुझे पता चल रहा है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और इसके साथ में भाई डेली लाइव क्लास सीरीज़ को देखने के लिए आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का हर एक का नोटिफिकेशन मिले। और भाई सीरीज़ अगर आपको अच्छी नहीं लगती है ना तो आप डिसलाइक भी करके ज़रूर जाया कीजिए और कमेंट भी जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।